नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी की छोटी बड़ी खोजें हमारे जीवन के हर पहलू को बदल रही हैं। मतलब ब्रह्मांड को देखने के हमारे नज़रिए से लेकर हमारी जेब में रखे फ़ोन की सुरक्षा तक और हमारे अधिकारों की परिभाषा से लेकर हमारे मौसम के पैटर्न तक। हमारे पास आज चर्चा के लिए 5 बहुत ही दिलचस्प खबरें हैं और हम उनकी गहराई में उतरकर ये समझेंगे कि एक सिविल सेवा एस्पिरेंट के लिए इनके क्या मायने हैं। बिल्कुल। और आज की चर्चा का मजा ही यही है। ये पांचों विषय ऊपर से देखने में भले ही अलग अलग लगें, खगोल विज्ञान, गवर्नेंस, सामाजिक न्याय, भूगोल, लेकिन इनके तार आप देखेंगे कहीं न कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। हर खबर सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये समझने का एक मौका है कि हमारा भविष्य कैसे आकार ले रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अंतरिक्ष की गहराइयों में चलते हैं। पुणे के भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी आकाशगंगा खोजी है जिसने खगोल विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी है। इसका नाम है अलक। और कमाल की बात यह है कि ये तब मौजूद थी जब हमारा ब्रह्मांड महज 1.5 अरब साल का था। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि ये एक बनी बनाई व्यवस्थित सर्पिल आकाशगंगा है, बिल्कुल हमारी मिल्की वे की तरह। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी शिशु को पूरी तरह से वयस्क रूप में देख लेना। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी है। अब तक की हमारी समझ देखिए यही थी कि शुरुआती ब्रह्मांड एक बेहद उथल-पुथल वाली जगह थी। वहाँ गैस और धूल के बादल टकरा रहे थे और आकाशगंगाएं धीरे-धीरे बेतरतीब ढंग से अपना आकार ले रही थी। लेकिन अलग की खोज इस पूरी कहानी पर एक सवाल या निशान लगाती है। इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित सर्पिल भुजाएं हैं, वेल डिफाइंड स्पाइरल आर्म्स। ये खोज इस स्थापित धारणा को चुनौती देती है कि व्यवस्थित आकाशगंगाओं को बनने में अरबों साल लगते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद आकाशगंगाओं का विकास हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स के बनने की हमारी जो बिग बैंग के बाद की कहानी है उसमें कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं, या ये बस एक कह सकते हैं अनोखा अपवाद वाला केस है? एक बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, विज्ञान ऐसे ही काम करता है। एक खोज पूरी थ्योरी को पलट नहीं देती, लेकिन उसे और बेहतर बनाने के लिए मजबूर जरूर करती है। हो सकता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं के बनने के एक से ज्यादा तरीके रहे हों, जिनके बारे में हमें अभी पता नहीं है। अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें तो यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए तो अलक और इसकी खोज करने वाली संस्था NCRA, TFR जैसे नाम जरूरी हैं ही, पर मुख्य परीक्षा में ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत के बढ़ते दबदबे का एक शानदार उदाहरण है। GS पेपर 3 में आप इसे कोट कर सकते हैं। हाँ, ये तो है। और ये भी दर्शाता है कि विज्ञान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक सतत चलने वाली खोज है। ब्रह्मांड की इतनी बड़ी खोज से अब जरा अपनी जेब में रखी दुनिया यानी मोबाइल फोन पर आते हैं। यहाँ भी टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है। मैंने इस संचार साथी पोर्टल के बारे में पढ़ा है। सुनने में तो कमाल का लगता है कि कोई अपना खोया हुआ फोन ट्रैक कर सकता है या पता लगा सकता है कि उसके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। पर यह असल में काम कैसे करता है? क्या ये सच में उतना आसान है जितना बताया जा रहा है? हाँ, इसका उद्देश्य आम नागरिक को ताकत देना ही है। देखिए, इसके 2 मुख्य हिस्से हैं। एक है CEIR, जो चोरी या खोए हुए फोन को ब्लॉक करने और ट्रैक करने में मदद करता है। दूसरा है टाफकोप, जिससे आप ये देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड पर कितने सिम एक्टिव हैं, और अगर कोई फर्जी है तो उसे रिपोर्ट करके बंद करवा सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ एक सुविधा या टूल नहीं है, ये डिजिटल नागरिकता के एक नए विचार को जन्म देता है। जब आपकी पहचान आपके मोबाइल से इतनी गहराई से जुड़ जाती है तो उसे सुरक्षित रखना सरकार की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है जितनी देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। लेकिन क्या ये एक दो-धारी तलवार नहीं है? एक तरफ तो सुरक्षा है तो दूसरी तरफ सरकार के हाथ में हमारी हर गतिविधि का डेटा पहुंच रहा है। प्राइवेसी को लेकर जो चिंताएं हैं वो कितनी जायज हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर को पकड़ने के चक्कर में हर नागरिक पर ही निगरानी रखी जा रही है? आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, और यही इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, खासकर मेंस के GS पेपर 2 के लिए। ये टेक्नोलॉजी बनाम निजता की क्लासिक बहस है। देखिए, सरकार का कहना है कि ये निगरानी नहीं बल्कि सुरक्षा है, लेकिन सीमा रेखा बहुत पतली है। फायदे साफ हैं, अपराध रोकना, नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाना, लेकिन चुनौतियां भी गंभीर हैं। सबसे बड़ी चुनौती है डेटा का दुरुपयोग रोकना।
इसके लिए एक मजबूत डेटा संरक्षण कानून और एक स्वतंत्र नियामक संस्था की जरूरत है जो यह सुनिश्चित करे कि सरकार इस शक्ति का गलत इस्तेमाल ना करे। यह बहस सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि गवर्नेंस और लोकतंत्र की है। एक बैलेंस जवाब लिखने के लिए इन दोनों पहलुओं को गहराई से समझना जरूरी है। डेटा की बात चली है तो भारत के सबसे बड़े डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज यानी जनगणना की बात करना तो बनता है, और इस बार ये पूरी तरह से डिजिटल होने जा रही है। सरकार ने घोषणा की है कि अगली जनगणना 2026-27 में होगी और यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। ये सुनने में ही कितना बड़ा और महत्वाकांक्षी काम लगता है। कागज कलम से टैबलेट पर जाना सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है या इससे कुछ बुनियादी बदलाव आएगा? ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं बल्कि गवर्नेंस में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। इसे ऐसे समझिए कि अभी तक सरकार के पास देश की एक धुंधली पुरानी तस्वीर होती थी जो हर 10 साल में एक बार अपडेट होती थी। डिजिटल जनगणना से सरकार देश का एक हाई डेफिनेशन 4K वीडियो देख पाएगी जो लगभग रियल टाइम में अपडेट होगा। सोचिए, इससे सरकारी योजनाएं बनाना, सब्सिडी को सही लोगों तक पहुंचाना, कहाँ स्कूल या अस्पताल की जरूरत है, ये तय करना कितना सटीक हो जाएगा। ये नीति निर्माण को पूरी तरह डेटा ड्रिवन बना देगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर भारत जैसे देश में जहां डिजिटल डिवाइड इतना गहरा है, जहां आज भी कई गांवों में ठीक से नेटवर्क नहीं आता, वहां ये कैसे काम करेगा? क्या हम कुछ लोगों को इस प्रक्रिया से बाहर कर देने का खतरा नहीं उठा रहे, खास तौर पर बुजुर्ग या कम पढ़े लिखे लोग? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। चुनौतियां बहुत वास्तविक और गंभीर हैं। पहली चुनौती तो डिजिटल साक्षरता और डिजिटल डिवाइड की ही है। दूसरी बड़ी चुनौती है डेटा सुरक्षा की। 140 करोड़ लोगों का निजी डेटा इकट्ठा करना और उसे साइबर हमलों से सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तीसरी चुनौती लॉजिस्टिक्स की है। लाखों कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना, दूर दराज के इलाकों में डिवाइस और कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना। हाँ, ये तो बहुत बड़ा काम है। इसीलिए मुख्य परीक्षा में इस पर सवाल बनेगा तो सिर्फ फायदों की लिस्ट बनाने से काम नहीं चलेगा। आपको एक व्यवहारिक रोड मैप भी सुझाना होगा कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, जैसे कि एक हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल करना, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से डेटा लिया जा सके। और जब हम जनगणना के जरिए देश के हर नागरिक को गिनने की बात कर रहे हैं, तो ये भी देखना जरूरी है कि हमारे कानून हर नागरिक को उसके अधिकार दे पा रहे हैं या नहीं। इसी से जुड़ा है दिव्यांगजन अधिकार यानी RPWD अधिनियम 2016। ये कानून 2016 में आया, विकलांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया, आरक्षण भी 3% से 4% कर दिया। कागज पर तो ये बहुत प्रगतिशील लगता है, लेकिन हाल ही में पढ़े एक लेख का शीर्षक था, दिव्यांगों के लिए मान्यता का मतलब हमेशा अधिकार नहीं होता। ये जमीनी हकीकत के बारे में क्या कहता है? ये शीर्षक इस कानून की पूरी कहानी बयान कर देता है। देखिए, ये कानून सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये दिव्यांगजनों को बेचारे या दया का पात्र मानने की बजाय उन्हें अधिकारों का धारक मानता है। ये चैरिटी आधारित से अधिकार आधारित दृष्टिकोण की ओर एक बड़ा कदम है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल सही है। कानून बनाना लड़ाई का सिर्फ पहला कदम है। असली चुनौती कार्यान्वयन में है, इम्प्लीमेंटेशन में। अच्छा, सोचिए, 21 श्रेणियां तो बना दी गईं, लेकिन क्या हर जिले में उन सभी 21 श्रेणियों को सर्टिफाई करने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं? जवाब है नहीं। तो ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या मानसिकता की भी लड़ाई है? क्योंकि कानून तो एक्सेसिबिलिटी की भी बात करता है, पर आज भी हमारे ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सरकारी इमारतें या वेबसाइटें दिव्यांगजनों के लिए सुलभ नहीं है। ये दोनों का मिला-जुला रूप है। एक तरफ संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो दूसरी तरफ सामाजिक और प्रशासनिक उदासीनता भी है। कानून में पदोन्नति में आरक्षण की बात है, लेकिन उस पर अभी भी कानूनी लड़ाई चल रही है। मतलब कानून की व्याख्या को लेकर भी भ्रम है। एक एस्पिरेंट के लिए यह समझना जरूरी है कि जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस के तहत जब ऐसे सवाल आते हैं तो आपको सिर्फ कानून के प्रावधान गिनाकर नहीं छोड़ना है। आपको इन चुनौतियों का विश्लेषण करना होगा और समाधान भी सुझाने होंगे, जैसे कि जागरूकता अभियान चलाना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और सबसे जरूरी सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना। कानून और समाज के इन तूफानों से अब जरा मौसम के तूफान यानी चक्रवात पर चलते हैं। हाल ही में दित्वा नाम के एक चक्रवात ने श्रीलंका में काफी तबाही मचाई, जिसे एक काफी असामान्य घटना माना जा रहा है। मैंने भी पढ़ा कि श्रीलंका जैसे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के इतने पास के इलाकों में इतने शक्तिशाली चक्रवात आना बहुत दुर्लभ है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? क्या पृथ्वी के घूमने का इससे कोई लेना देना है? बिल्कुल।
इसका जवाब ज्योग्राफी के एक बहुत ही बेसिक और मजेदार कॉन्सेप्ट में छुपा है, जिसे कहते हैं कोरिओलियोस बल, कोरियोलिस फोर्स। इसे आसान भाषा में ऐसे समझें कि चक्रवात को अपनी गोलाकार गति यानी घूमने के लिए एक धक्का चाहिए होता है। ये धक्का पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से पैदा होता है, लेकिन ये बल भूमध्य रेखा पर लगभग शून्य होता है। जैसे किसी घूमते हुए झूले के ठीक बीच के हिस्से में कोई घुमाव महसूस नहीं होता। अच्छा। यही वजह है कि चक्रवात भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर या दक्षिण के दायरे में लगभग कभी नहीं बनते। उन्हें घूमने के लिए जरूरी धक्का ही नहीं मिलता। ये तो बहुत दिलचस्प है। पर अगर ऐसा है तो दितवा जैसा शक्तिशाली चक्रवात अब श्रीलंका के इतने पास क्यों बन रहा है? क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का तापमान बढ़ने से ये नियम बदल रहा है? क्या हमें भविष्य में इस नियम के और ज्यादा अपवाद देखने को मिलेंगे? ये आज के समय का सबसे गंभीर सवाल है और वैज्ञानिक इसी पर रिसर्च कर रहे हैं। सीधी सीधी कहें तो कोरियोलिस बल नहीं बदल रहा, वो तो पृथ्वी के घूमने से जुड़ा है। लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र की सतह का तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो चक्रवातों को बनने के लिए जरूरी ऊर्जा या कह सकते हैं ईंधन दे रहा है, भले ही वहां कोरियोलिस बल कमजोर हो। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इसका मतलब है कि वो इलाके जो ऐतिहासिक रूप से चक्रवातों से सुरक्षित माने जाते थे, अब वो भी खतरे की जद में आ रहे हैं। ये डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी दोनों के लिए हॉट टॉपिक है और दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन भूगोल के स्थापित नियमों को भी चुनौती दे रहा है। तो आज हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक समझ हमारे आसपास की दुनिया को बदल रही है। अरबों साल पुरानी आकाशगंगा की खोज से हमारी ब्रह्मांड की समझ बदल रही है, तो वहीं संचार साथी जैसी पहल हमारी डिजिटल जिंदगी को सुरक्षित बना रही है। एक तरफ डिजिटल जनगणना गवर्नेंस को बदलने का वादा करती है, तो दूसरी तरफ RPWD एक्ट हमें याद दिलाता है कि असली चुनौती जमीनी हकीकत बदलने की है। और अंत में दितवा चक्रवात हमें जलवायु परिवर्तन की कठोर सच्चाई से रूबरू। और आज की चर्चा से एक बात साफ है कि ये सभी मुद्दे आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अलग आकाशगंगा की खोज जिस एडवांस्ड रेडियो टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी से हुई, वैसी ही टेक्नोलॉजी डिजिटल जनगणना को संभव बना रही है। और यही सटीक डिजिटल जनगणना हमें दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी संख्या को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है, ताकि उनके अधिकार सिर्फ कागज पर न रहें, हकीकत बने। और ये सब जलवायु परिवर्तन की उस बड़ी चुनौती के साये में हो रहा है, जो भूगोल के नियमों तक को बदल रही है। तो एक एस्पिरेंट के लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या हम इन सभी चुनौतियों और अवसरों को एक साथ जोड़कर देख पा रहे हैं? समस्याओं को अलग अलग देखने की बजाय उन्हें एक दूसरे से जुड़े एक बड़े सिस्टम के हिस्से के रूप में समझना एक सिविल सर्वेंट के लिए शायद सबसे जरूरी स्किल है।